हम विश्लेषण की शुरुआत करें उससे पहले एक दोहा आपको सुनाना चाहते हैं। संत कबीर दास का ये एक दोहा है। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पांव। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे 100 घाव। कांग्रेस पार्टी को कबीर दास के इस दोहे से कई तरह के संदेश मिलते हैं। आज हम उनको इस दोहे का मतलब भी समझाना चाहते हैं। इस दोहे का भावार्थ है कि बोलते वक्त शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द कभी औषधि का काम करते हैं तो कभी गंभीर घाव भी दे सकते हैं। और इसी तरह से कबीर दास ने कहा कि शब्दों के हाथ पांव नहीं होते जो वो खुद चल कर आ गए, बल्कि उनका कहना है कि आपकी बोलचाल और आपका व्यवहार, आप खुद उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन सियासत में कबीर दास के दोहे राजनेताओं को फिजूल की बातें लगती है। खासतौर से अक्सर चुनाव में यह देखा गया है कि पार्टियां एक दूसरे के कामों पर सवाल उठाने के बजाय अब शब्दों का प्रयोग करने लगती है। पिछले कई चुनावों का इतिहास अगर आप खंगालेंगे तो वोटिंग से कुछ दिन पहले जरूर कोई ना कोई नेता आपको ऐसा मिल जाएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहता दिख जाता है। अब आप खुद देखिए, 10 मई को कर्नाटक चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कह दिए। कर्नाटक के कलबुर्गी में कल कांग्रेस की एक चुनावी सभा थी, जिसमें अपने संबोधन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कह दिया। अगर यह बात किसी छोटे मोटे नेता ने कही होती तो शायद इसको इतना तूल नहीं दिया जाता, लेकिन देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष पद पर बैठे आदमी ने अगर देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल किया है तो यकीनन ये गंभीर बात है। ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ದೊಡ್ಡದು ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ। ಹಂಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಕು ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡಕ ನಿಮ್ಮ ಈ ತತ್ವದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಏನಿದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಮತ್ತೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ। ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷಯ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ। ಇದು ವಿಷಯ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ। ಹಂಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ। मल्लिकार्जुन के इस बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर लगातार जुबानी हमले कर रहे हैं। राजनीति में शब्दों की मर्यादा जैसी बातें अब सिर्फ किताबों में ही रह गई है और इसलिए लोगों को अब इस तरह के बयान हैरान नहीं करते हैं। आम जनता यह समझने लगी है कि जब विपक्ष के नेता सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ बोलकर कुछ हासिल नहीं कर पाते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलकर चुनाव में जीत की उम्मीद करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि शायद इस तरह से उन्हें कम से कम मोदी विरोधियों का वोट तो मिल ही जाएगा। बीजेपी को लेकर कांग्रेस के नेता अक्सर अब शब्दों का इस्तेमाल करते रहे और हम आपको इसी पर एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरी कहानी आप खुद समझ जाएंगे। वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। केवल वे अपराधी तत्व अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं जिन्हें सरकारी संरक्षण मिल रही है। सच्चाई यह है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। ये इनका प्रेम करने का तरीका है। जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। आपको गालियां देनी है तो मोदी मौजूद है, आपकी सारी गालियां सुनने के लिए तैयार है। लेकिन देश के जवान जो मर मिटने के लिए निकले हैं, उनको गालियां देना बंद कीजिए।
ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है? ये चैप्टर नंबर 2, पीएम बनने के बाद का प्रेम। क्या बोला? मुझे बताया गया मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया, मुझे कहा गया जवानों के खून का दलाल है। इनके प्रेम की डिक्शनरी से मेरे लिए गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर ऐसे शब्द भी चलते ही रहते हैं। भाइयों और बहनों, इनके बड़े बड़े नेताओं ने मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताया, नीच आदमी बताया। कि आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया है आजकल। बॉक्सर अंदर आता है, मतलब लाइटें चमकी, आया रिंग में, आया पहला काम करता है कोच की ओर देखा, अडवाणी की ओर देखा, एक घूंसा अडवाणी जी के मुंह में मारा, पड़ा। मुझे तो इनकी गालियां सुनने का 2 दशक का अनुभव है। अब मैं गाली प्रूफ हो गया हूं। तो मौजूदा सियासत की इस तस्वीर को आपने अच्छे से देख भी लिया होगा और तमाम बातों के मायने भी अब तक आप समझ गए होंगे। ये पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले किए हों। मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही आज ये बातें कह रहे हैं कि वो व्यक्तिगत हमले नहीं करते हैं, लेकिन उनके सांप वाले बयान से ऐसा लगता है कि उनका निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला ही है। चुनावों के मौसम में जुबान से यूं ही कुछ नहीं निकलता और यही वजह है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विषैला सांप कहा तो उसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। सबसे पहले बीजेपी के नेता और विधायक बासनगौड़ा यत्नाल ने सोनिया गांधी को लेकर भी विवादित बयान दे दिया। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತಗೊಂಡದ ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೆಂಪು ಹಾಸಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ತಾರತ್ತೆ। ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ, सोनिया गांधी विषयकन्या ನಂಗಾದ್ರ। सोनिया गांधी को विषकन्या कहकर बासनगौड़ा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के सांप वाले बयान की बराबरी करने की कोशिश की, लेकिन बराबरी की इस रेस का नतीजा कुछ भी हो, राजनीतिक बयानबाजी का स्तर विशाला हो गया है। दोनों पार्टियों के अहम नेताओं को लेकर दोनों ने ही जहर बुझी बयानों वाली सियासत शुरू कर दी और पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशैला सांप वाला बयान और उसके बाद सोनिया गांधी को विषकन्या कह देने के बाद दोनों पार्टियों के नेता आपस में भिड़ गए। दोनों ही एक दूसरे के शब्दों को विवादित और स्तरहीन बताने में भी जुटे हुए हैं। मोदी जी के लिए क्या क्या नाम, क्या क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कभी सांप, कभी बिच्छू, मर जा मोदी, मर जा मोदी। और आप बोल रहे हैं, यहां जनता बोलती है मत जा मोदी, मत जा मोदी, मत जा मोदी। वो कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी और आप कहते हैं मोदी आपका कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। ये क्या, ये देखो मन में कितना विष है। और सबसे बड़ी बात समझ लीजिए कि ये शब्दावली राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर और निर्देश पर होता है। Have you asked the BJP the question that how does the Prime Minister call our promises lies? Have you asked the BJP a question that how dare the Prime Minister say the Congress party has no warranty? Have you asked the question of India's Home Minister that how does he come to a state like Karnataka, the land of Sri Narayan Guru and Sri Basavanna ji, and come here and talk about riots and threaten communal disharmony? Have you asked the question that where are the jobs? Have you asked the question that who is spreading the poison of communalism and caste throughout this country?
And if you have not asked any of those questions, then questions will be asked of the poisonous politics that the BJP spearheads. इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं, राज्यसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और वरिष्ठ है, बुजुर्ग है, सीनियर है। मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी ऐसे बयान देना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है, दर्शाता है। देश के लोग के सामने मल्लिकार्जुन जी खड़गे माफी मांगना चाहिए। सोनिया गांधी जी को विष कन्या कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा अब समझ आ गया है। ये हर बार सोनिया जी को टारगेट करते हैं। उसके राष्ट्रीय नेता सोनिया जी के बारे में कितने बार अनर्गल बातें कही गई और अब जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे विष कन्या कह रहे हैं। ये घोर निंदनीय है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर किया गया है। अब इस मामले में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या कहते हैं, ये पूरा देश जानना चाहता है। ये गांधी फैमिली का लॉयलिटी, ओवर लॉयलिटी दिखाने के लिए ऐसे बातें बोलते हैं। लेकिन जब भी ऐसे बातें बोले गए, मौत का सौदागर, मोदी तेरा कब्र खुदेगा, ये सब, और चाय बेचने के लिए आ जाइए, ये सब जब ये किया है ना, ऐसे बात किया है, लोगों ने ठीक तरह से उत्तर दिया है। अभी भी लोग उत्तर देगा, कर्नाटक में भी देगा, देश में भी देगा। अगर थोड़ा तब भी उनके पास अगर मर्यादा वगैरह ऐसा कुछ है तो पब्लिक लाइफ का खड़गे जी अनकंडीशनल अपॉलॉजी पूछना चाहिए, क्षमा प्रार्थना चाहिए। सोनिया जी के आदेश अनुसार नरेंद्र मोदी को सतत अपमान करना है, चाहे वो मौत का सौदागर वाला कटाक्ष हो या आज जिस प्रकार से नरेंद्र भाई पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, ऐसी टिप्पणी हो। ये बात सुनिश्चित कर दी उन्होंने कि कांग्रेस की कर्नाटक चुनाव में हार पक्की है। अब खड़गे जी को कांग्रेस ने अध्यक्ष तो बना ही दिया है, पार्टी के अंदर कोई मान नहीं रहा, पोस्टर बैनर अभी भी गांधी परिवार के ही लगते हैं। तो खड़गे जी सोचते मैं ऐसा कौन सा अपमानित करने वाला स्टेटमेंट मोदी जी को दूं जो सोनिया जी से बद्दा हो। अरे इस भाषा का प्रयोग करती है कांग्रेस पार्टी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेस के नेताओं को, देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के अंदर जिस तरह का कल्चर है, जो उनकी भावना है, जो उनकी नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग है, जो उनका माइंडसेट है, उस माइंडसेट को क्लियरली खड़गे जी ने अपने शब्दों में रखा। देश लेकिन मोदी जी पे स्पष्ट विश्वास रखता है। कांग्रेस पार्टी का जो डर्टी डीइंग डिपार्टमेंट है, वो डिफीट के डिप्रेशन के कंपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब जब डर्टी डीइंग डिपार्टमेंट डिफीट के डिप्रेशन के कंपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलेगा तो इसी तरह का गाली का गोल और बदहाली का झोल दिखाई पड़ेगा कांग्रेस पार्टी का। ये चुनाव हारने का जो उनका एक एंटिसिपेशन है, उनको नर्वस बनाते हैं और नर्वसनेस का मुझे लगता है खड़गे साहब ने एक तरह से प्रक्रिया दे दिया है कि हम, और एक तरह से डिसीजन ले लिया उन्होंने कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी को अब्यूज करेंगे। उनका एक मत, एक स्ट्रैटेजी है, या तो झूठ बोलो या तो गाली गलौज का राजनीति करो। कांग्रेस पार्टी को न जाने क्यों ये बात समझ नहीं आती है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, तब तब उसे हार का सामना करना पड़ा है। और आज डीएनए में हम कई बार ये बता भी चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आज आपके सामने वो जानकारी रखेंगे कि देखिए कब कब उन्होंने निजी हमले किए और उसका क्या फायदा बीजेपी को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस नेता अक्सर शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। जब जब चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी को अपशब्द कहे, तब तब इसका फायदा बीजेपी ने उठाया है और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। हम इससे जुड़े कुछ खास बातें आपको आज बताना चाहते हैं। सबसे पहले वर्ष 2007 में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा। इसका असर यह हुआ कि बीजेपी ने गुजरात चुनाव में जीत हासिल की। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चाय वाला कहा था, जिसका नतीजा यह रहा कि केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनती है।
अय्यर ने वर्ष 2017 में गुजरात चुनाव के दौरान पीएम मोदी के लिए नीच जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और इसका असर यह रहा कि गुजरात में बीजेपी की एक बार फिर से वापसी हो गई। वर्ष 2017 में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सैनिकों के खून की दलाली का आरोप लगाया था, जिसके बाद यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनती है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर है कहा था और जिसका नतीजा यह हुआ कि केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है। वर्ष 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को रावण कहा था। उसके बाद गुजरात में फिर से बीजेपी की जीत होती है। अब एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को विषैला सांप कह दिया है और कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग है और कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। ऐसे में खड़गे के जहरीले बयान कहीं एक बार फिर से बीजेपी के लिए संजीवनी न बन जाए। वैसे कर्नाटक की सियासत में चल रही जंग में एक मोर्चा कांग्रेस बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और दूसरा मोर्चा कांग्रेस बनाम अमित शाह का है। अमित शाह ने 25 अप्रैल को बेलगाम में एक रैली में कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो राज्य में दंगे होंगे और प्रदेश में परिवारवाद अपने चरम पर आ जाएगा। अमित शाह ने यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस के पावर में आते ही भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा और तुष्टीकरण की राजनीति होने लगेगी। हमने पीएफआई पर बैन लगाया। पूरे कर्नाटक के अंदर हिंसा का तांडव करते थे पॉपुलर फ्रंट वाले। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने इस पर बैन लगा दिया। मुझे बताओ भाई बीजापुर वालों, बैन लगाया अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? ये सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सारे पीएफआई वालों को छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुन चुन कर फिर से जेल में डालने का काम किया है। अभी रिवर्स गियर की सरकार कहती है कि हम आएंगे तो पीएफआई पर से बैन हटा लेंगे। भाई हटाना चाहिए बैन, हटाना चाहिए। तो पीएफआई जो है ये पूरे कर्नाटक के लिए खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है। परंतु कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए पीएफआई के लोगों को प्रोत्साहन दे रही थी। मैं कर्नाटक वालों को कहने आया हूं कि आप चिंता मत करिए, पीएफआई का बैन नहीं हटने वाला है। मोदी जी के शासन में कर्नाटक की सुरक्षा जस की तस रहने वाली। अमित शाह के संबोधन के बाद कांग्रेस ने उन पर एफआईआर दर्ज करवा दी थी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। उनका आरोप है कि अमित शाह ने रैली में भड़काऊ बातें कही और हिंसा का प्रचार किया, लेकिन यह दांव तब उल्टा पड़ गया जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांप कह दिया। इस मुद्दे को लेकर आज अमित शाह ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को घेर लिया। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर ही पलटवार नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद पर हुई एफआईआर को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने इसलिए एफआईआर दर्ज करवाई क्योंकि उन्होंने पीएफआई जैसे आतंकी संगठन को प्रतिबंधित करके कर्नाटक को सुरक्षित बनाया है। मित्रों, अभी कांग्रेस के नेताओं ने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन की है। क्यों की है भाई? मैंने कहा कि पीएफआई पर हमने बैन लगा दिया, हमने कर्नाटक को सुरक्षित किया। मैं नहीं डरता भाई। मैं फिर से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाकर कर्नाटक को सुरक्षित करने का काम किया है। आपको अगर कोई आपत्ति है तो आकर बताइए कर्नाटक की जनता को कि क्यों पीएफआई को चालू रखना चाहिए। जिसने हमारे नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या की, अनेक युवाओं की हत्या की, जो देश तोड़ने में लगे थे,
मुझे बताओ इस पर बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? माताओं, भाइयों, बहनों, वोट बैंक की लालच में एक कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई को सर पर चढ़ाकर रखा था। हमने पीएफआई के नेताओं को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार। सच ये है कि आम लोग अभी तक यही समझते रहे हैं कि चुनाव में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की कमियां गिनाते हैं। विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी पार्टियों की नाकामी और खुद का विजन पेश करती हैं और सत्ताधारी पार्टियां खुद की कामयाबी और विपक्षी पार्टियों की विफलता का चिट्ठा बताती हैं। लेकिन आज की राजनीति बदल चुकी है। अब मंचों से लोगों को विफलता या कामयाबी नहीं बताई जाती। अब एक दूसरे पर गली मोहल्लों की लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले अपशब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। सभी नेता जानते हैं कि इससे एक दूसरे की छवि बिगाड़ना आसान होगा और असली मुद्दों की बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंत में तो सिर्फ वोट चाहिए। अगली तस्वीर आपको दिखाएं, वो बहुत जरूरी है इस देश में कि सबके सामने ये जानकारी रहे, क्योंकि देश के सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश अक्सर होती रहती है और अलग अलग मंचों से अलग अलग समुदायों से जुड़े लोग दूसरे समुदाय पर विवादित टिप्पणी करते नजर आते हैं। इसे हेट स्पीच कहा जाता है, जिसमें एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म पर विवादित टिप्पणी करता है। ऐसे लोगों को इन मामलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्ती दिखाई और हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने के लिए हेट स्पीच देने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं और इस मामले पर अगली सुनवाई अब 12 मई को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे पहले यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को ये इस तरह का आदेश दिया गया था और लेकिन अब ये आदेश देश के सभी राज्यों को दिया गया है। कोर्ट के मुताबिक हेट स्पीच हमारे गणतंत्र के दिल और लोगों की गरिमा को प्रभावित करता है। हेट स्पीच को लेकर जो दलीलें दी गई है उसमें सिर तन से जुदा वाले नारों का भी जिक्र किया गया था और कोर्ट को बताया गया कि किस तरह से मुस्लिम भीड़ ने सिर तन से जुदा वाले नारे लगाए, जिसके बाद सिर काटने की वास्तविक वारदात भी होने लगी। दलील में इन गंभीर मामलों को बताते हुए इसे देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा तक बताया गया। इसलिए आज ये जानकारी सबके पास पहुंचनी चाहिए थी कि नफरत की सियासत के साथ अपने सियासत को चमकाने की जो राजनीति चलती है उसमें अब इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इससे किसी की भावना आहत ना हो और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब ये निर्देश दे दिया है।